डॉक्टर सुजाता का किरदार अजीब और अनोखा था। कहाँ तो वो कार मेरे हवाले करके भागने को तैयार थी और अब अपने घर ले आई थी। उसे ममता दीदी की तरह रॉ का एजेंट समझना भी किसी तरह नहीं जच रहा था। हमारे ठिकाने तक रॉ कैसे पहुंची ये सोच अलहदा सरदर्द थी। मेरे खुफिया मददगार बेहतरीन साथ दे रहे थे मगर बिलमुशाफा मुलाकात से गुरेज कर रहे थे। हमारे ठिकाने तक रॉ का पहुंचना भी हल तलब था। आया विश्वास सिंह की अब तक निगरानी हो रही थी और उसकी वजह से मैं नजरों में आ गया था या लौरा से कोई गलती हुई थी। हमारे पड़ोसी वगैरह में किसी को शक हुआ था और उसने मुखबरी की थी या उसके अलावा कोई और वजह थी। इस बारे में मेरे खुफिया मददगार ही वजाहत कर सकते थे। लौरा मेरी सोचों में मुखिल हुई। राजा, तुम्हारी खान बीवी इससे भी खूबसूरत है। मेरे मुतवज्जे होने पर उसने डॉक्टर सुजाता की भाभी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। मैं हंसा। इसकी तरह सच संवर कर तुम भी इससे ज्यादा खूबसूरत लगोगी। उसने नतीजा घड़ा। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी बीवी मुझसे भी खूबसूरत है। मैंने कहा, बात खूबसूरत होने की नहीं, खूबसूरत लगने की होती है। प्यार मोहब्बत की बुनियाद खूबसूरती पर नहीं, पसंदीदगी पर कायम है। अगर खूबसूरती को मेयार मुकर्रर कर दिया जाए तो सारी दुनिया का एक ही महबूब बन जाए जो सबसे खूबसूरत होगा। मेरे करीब नशिस्त संभालते हुए वो काम की बात पर आई। बोली, कहीं डॉक्टर सुजाता का ताल्लुक तुम्हारे खुफिया मददगारों से तो नहीं है? मेरे दिमाग में झमाका हुआ। लगा लौरा का अंदाजा दुरुस्त है, मगर फिर ख्याल आया कि मेरे मददगार किसी सूरत मेरे सामने आने का खतरा मोल नहीं लेंगे। उनकी बेहतरी मुझसे दूर रहने में थी। मेरी इंडिया आमद मुख्तसर वक्त के लिए थी। उन्होंने मुस्तकिल वहीं रहना था। ये भी मुमकिन था मेरे खुफिया दोस्त मेरे किसी हमदर्द या खैरखा की मंशा के ताबे होते। वो धर्मू दादा के कारिंदे या अंसारी साहब के चाहने वाले भी हो सकते थे जिनका मतमे नजर बस मुझ पर नजर रखना होता कि जरूरत पड़ने पर मदद कर सकें, और ये मदद भी मुत्तला करने और खबर देने तक महदूद थी। वरना करण चावला के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें किसी न किसी मददगार को सामने आना चाहिए था। लम्हे भर के तौक़ुफ़ के बाद मैंने नफी में सर हिला दिया। वो मुझसे कोई काम लेना चाहती है। जैसे सूरज सिंह रकम की खातिर हमारी मदद पर आमादा हुआ था, यूं ही डॉक्टर सुजाता को भी कोई गरज है। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली, ये गरज वो रकम ना हो जो हमें पकड़वाने पर सरकार की तरफ से इनाम देने का ऐलान किया जा रहा है। मैंने कहा, रास्ते में उसकी वजह से मैं पुलिस से बचने में कामयाब हुआ हूँ। उसने अंदेशा उगला, शायद हम दोनों की गिरफ्तारी उसका मतमे नजर हो। मैंने नफी में सर हिला दिया। कहा, ऐसा होता तो अब तक भाई लोग पहुंच चुके होते। वो उलझन आमेज लहजे में बोली, क्या करना चाहिए? मैंने कहा, कुछ सुझाई न दे तो इंतजार करना ज्यादा बेहतर रहता है। वो परमा को घूरते हुए तलखी से बोली, ये मुसीबत साथ न होती तो खतरा मोल लेने की जरूरत ही न पड़ती। हम आसानी से शुक्ला के खिलाफ मैदान में उतर सकते थे। मैंने बरहमी जाहिर की। इस मुसीबत को मेरे पास छोड़कर तुम जहां चाहे दफा हो सकती हो। उसने नाक भूं चढ़ाई। ये तुम्हें इतनी अजीज है कि इसकी खातिर मुझसे झगड़ पड़ते हो। मैंने उसे झुटलाने की कोशिश नहीं की थी। कहा, शक ही क्या है? वो बोली, इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि तुम होशो खिरत से बेगाना हो चुके हो। वो सचमुच तप गई थी। मैं दुरुस्ती से बोला, इसकी खातिर मैं घर बार और वतन छोड़कर पिछले चंद माह से परदेश में दरबदर हो रहा हूँ। मेरा साथी शहीद हो चुका है। रॉ के उकूबत खाने में तरह तरह के अजाब झेल चुका हूँ, जबकि इसका हुसूल मेरा मिशन है। इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इसे पाकिस्तान ले जाना मेरा फख्र है। अलबत्ता अपने बारे में कह सकती हो कि तुम में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो असल मिशन को पसे पुश्त डालकर तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। वो बिफरते हुए बोली, तुम जैसा घटिया शायद ही नजर से गुजरा होगा जो हर तकरार में एहसान जतलाने लगता है। तुम पर थूकना भी गवारा न करती, मगर अफसोस मकामी बोली से नावाकिफ हूँ। मैंने कहा, एहसान नहीं जताता, तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाता हूँ। खुद गरज और मतलब परस्त तुम हो, मैं नहीं। एक टीम होने के नाते हमारे पेश नजर 3 मकासद थे। तुम्हारे लिए रकम हासिल करना, मेरे लिए परमा को अगवा करना और हम दोनों के लिए शुक्ला का कत्ल। अब इस मुआहिदे से इनहिराफ कौन कर रहा है? किसे परमा का वजूद गिरा गुजर रहा है? वो बोली, इसका हुसूल फकत शुक्ला पर धोस जमाने को किया था, लेकिन तुम इसके हुस्न पर मर मिटे और झूठी कहानी घड़कर इसे साथ रखने पर बज़िद हो, क्योंकि 2 बीवियों पर भी कनात नहीं कर सकते। मैंने दांत पीसे। क्या जबरदस्ती किसी लड़की को अपनाया जा सकता है या उसकी मोहब्बत हासिल की जा सकती है? वो बोली, तुम जैसों की गरज मोहब्बत नहीं हवस होती है, और इसके लिए लड़की की रजामंदी नहीं बेबसी दरकार होती है। और यही वजह है जब हमने इसे अगवा कर लिया था तब तुम्हें अपना मिशन याद आया, क्योंकि इसे देखते ही तुम सब कुछ भूल गए थे। अगर इसे अगवा करना तुम्हारा मिशन होता तो ये मशवरा मुझे देने की जरूरत न पड़ती। उसे सफाइयां देना वक्त का ज़िया था। मैं कोफ्त भरे लहजे में बोला, ठीक कहा, लेकिन हैरानी इस पर है कि मुझ जैसे के साथ रहने की तुम्हें क्यों जरूरत पेश आई? तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है, अपना रास्ता नापो। वो बोली, मेरा मिशन शुक्ला को बर्बाद करना है। उसने मुझे जिस अजाब
عذاب میں مبتلا کیا، اس کا نتیجہ اس کی نواسی کو بھگتنا پڑے گا۔ میں پرما سے اس کا فخر اور غرور ایسے چھینوں گی جیسے اس کے نانا نے مجھ سے میری عصمت چھینی، اور پھر اس کی تشہیر کر کے شکلا کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ میں ٹھنڈے دماغ سے بولا، اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ واپس لوٹ جاؤں گی؟ میں نے کہا، ایک لڑکی یقیناً دوسری لڑکی کی عصمت دری نہیں کر سکتی، اور میں ٹھہرا پرما کا عاشق، تو اپنے منصوبے پر کیسے عمل کرو گی؟ وہ بولی، انڈیا میں مردوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے کہا، پرما کے نانا نے تمہیں قتل نہیں کیا تھا نا؟ وہ بولی، میں بھی اسے زندہ چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لو، مگر مجھے یہ زندہ چاہیے۔ جب تمہارا بدلہ پورا ہو جائے تو اسے میرے لیے چھوڑ دینا۔ تمہارے پاس آج کا دن ہے اور آنے والی رات ہے، اور اس کے بعد اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ براہ مہربانی آج کے بعد مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں۔ بے نیازی سے کہتے ہوئے میں نے نشست چھوڑی اور باہر نکل آیا۔ سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی اور لورا سے فضول بحث کے بعد سر میں درد ہونے لگا تھا۔ باورچی خانے میں گھس کر میں الماریاں کھنگالنے لگا۔ ضرورت کی قریباً تمام اشیاء پڑی تھیں۔ ڈیپ فریزر بھی مختلف اقسام کے جوسوں، بوتلوں اور ملک پیک کے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا۔ چولہا جلا کر میں نے کیتلی میں چائے کا پانی رکھا اور پرات میں آٹا گوندنے لگا۔ آٹا گوندنے تک چائے تیار ہو چکی تھی۔ لورا اندر آئی، جلدی کرو، سخت بھوک لگی ہے۔ میں خاموشی سے کام میں لگا رہا۔ کیتلی اتار کر چولہے پر توا رکھا اور پیڑا بنانے لگا۔ فوج کی نوکری نے ہر فن مولا کر دیا تھا۔ لورا نے چائے کی پیالی بھری اور وہیں ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہلکی سی چسکی لیتے ہوئے وہ متبسم ہوئی، خفا ہو۔ میں چپ رہا۔ وہ شرارتی انداز میں بولی، مجھے غصہ آ گیا تھا، کیوں تم اسے مجھ سے زیادہ توجہ دینے لگے ہو، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر تمہاری بیویوں کے بعد میں ہی سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ میں پیڑا بیلنے لگا۔ بولی، اچھا سوری نا، بس تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ پیالی رکھ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے میں نے اسے پیچھے دھکا دیا اور روٹی اٹھا کر توے پر ڈال دی۔ مجھے لمحہ بھر گھور کر وہ پیچھے مڑی اور باہر نکل گئی۔ 5-6 پراٹھے بنا کر میں نے چائے گرم کی اور تھرمس میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ لورا ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نظر انداز کرتا ہوا میں خوابگاہ میں گھس گیا۔ پرما کی آنکھیں بند تھیں۔ پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا۔ ہتھکڑی میں بندھے ہاتھ اٹھا کر اس نے توبہ شکن انگڑائی لی۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اسے بے ہوش ہونا یاد تھا۔ بولی، میری گردن کیوں دبائی؟ حواسوں میں آتے ہی اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ میں نے کہا، وہاں چھاپا پڑا تھا، جلدی میں بھاگنا پڑا۔ گردن نہ دباتا تو سر میں کچھ مار کر بے ہوش کرنا پڑتا، اور مجھے پہلا طریقہ زیادہ موزوں لگا۔ اس نے منہ بنایا، مجھے وہیں چھوڑ دیتے، ساتھ لانا ضروری تھا۔ اس کی ہتھکڑی کھولتے ہوئے میں اطمینان سے بولا، ضروری نہ ہوتا تو یقیناً فالتو بوجھ ساتھ پھرانے کا ہمیں قطعاً شوق نہیں۔ وہ مجھے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، اور میری سزا کب پوری ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، غسل خانہ سامنے ہے، تازہ دم ہو جاؤ کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے خوابگاہ میں نظر دوڑائی۔ بولی، نئی جگہ لگ رہی ہے۔ اس نے پرتعیش خوابگاہ کو پسندیدگی سے دیکھا۔ میں نے کہا، سوچا قیدی کے شایان شان جگہ ڈھونڈنی چاہیے۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ میری خوابگاہ دیکھ لیتے تو ایسا کہنے کا حوصلہ نہ کر پاتے۔ میں نے ڈانٹا، آپ کو دلہن یا مہمان بنا کر نہیں، قیدی بنا کر لائے ہیں۔ وہ بدتمیزی سے بولی، تم جیسے مجھے دلہن بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، کجا جاگتے میں ایسا سوچ سکیں۔ پہلی بار اس نے یوں بدتمیزی کی تھی، مجھے برا تو لگا مگر برداشت کرنا پڑا۔ پہلے بھی وہ بظاہر مہذبانہ انداز میں گفتگو کرتی تھی، ورنہ اپنے اغوا کرنے والے شخص کو عزت دینا کسی طرح نہیں جچتا۔ میرے لیے بھی اس کی اہمیت انصاری صاحب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے تھی، ورنہ اس کا حسن اور عمارت مجھے متاثر کر سکتے تھے، نہ شکلا کی طاقت اور اختیار ڈرا سکتے تھے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے شیشے کی خوبصورت میز بیڈ کے قریب رکھی اور اس پر ناشتہ چن دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد برآمد ہوئی۔ چہرہ دھو کر وہ تولیہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ یقیناً چند دنوں کی قید سے اس کی نوابانہ عادات نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ آرمی آفیسر کی بیٹی ہونے کے ناطے شروع دن سے اسے کسی چیز کی کمی نہیں آتی تھی، اور اب تو اس کے سر پر شکلا کا سایہ تھا۔ حرام کی دولت سے اس نے اتنی آسائشیں اور سامان عیاشی اکٹھا کر رکھا تھا کہ اپنی دنیا ہی کو جنت بنا ڈالا۔ پراٹھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور بیڈ ریسٹ سے ٹیک لگا کر ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ میں نرمی سے بولا، پراٹھا کھا لو۔ بولی، تم نہیں جانتے ناشتے میں کیا لیتی ہوں۔ اس کا لہجہ پہلے کی طرح ہی بدتمیزی بھرا تھا۔ دل چاہا لورا کو بلا کر اس کی طبیعت صاف کروا لوں، مگر پھر انصاری صاحب کا مشفق چہرہ میری نظروں کے سامنے نمودار ہوا۔ ان کی حسرت بھری آواز میری سماعتوں میں نوحہ بن کر گونجی۔ پرما ملہوترا میری بیٹی ہے، میری ننھی شہزادی، جان سے پیاری پری ہے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، جب تک انڈے، مکھن، پنیر، شہد اور ڈبل روٹی وغیرہ نہیں آ جاتی، بھوکی رہو گی یا خیالی پلاؤ بنانے کی ترکیب
सीख ली है। उसने मेरे सर पर बम फोड़ा। उम्मीद करती हूँ जल्द ही ग्रैंडपा मुझे ढूंढ लेंगे। तब एक पाकी घुस बैठिए कि क्या दुर्गत बनती है ये अपनी आंखों से जरूर देखूंगी। शायद उसे लॉरा ने बता दिया था कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ, मगर फिर ख्याल आया उसने टीवी पर सुना होगा। गुज़श्ता कल मैं विश्वास सिंह को मिलने गया था, तब शायद लॉरा के चैनल वगैरह तब्दील करते वक्त उसकी नजर पड़ी थी। बेचारी के पल्ले उर्दू या हिंदी नहीं पड़ी थी तो इंडियन खबरें कैसे सुनती, शायद अंग्रेजी चैनल लगाया हो। एक और ख्याल मेरे दिमाग में पैदा हुआ, पाकिस्तान और इंडिया में अंग्रेजी में भी खबरें पेश करने का रिवाज आम है। गुलामी से आजाद हुए 5 सदी होने को है, लेकिन अंग्रेजी जबान की गुलामी से हम जान नहीं छुड़ा सके, बल्कि अब तो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और दूसरी मकामी जबानों को यूं निगलती जा रही है जैसे अजदहा अपने शिकार को निगलता है। उर्दू की तरवीज और तरक्की की खातिर उठने वाली आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज महसूस होती है। साहिबान इख्तिदार, मीडिया, अदालतें, सरकारी दफातर, अलगरज तशहीर तरक्की का हर जीना अंग्रेजी के कब्जे में है। जब उर्दू को कौमी और दफ्तरी जबान करार देने का फैसला ही अंग्रेजी में लिखा गया है तो इससे बढ़कर उर्दू की खिदमत से क्या खिलवाड़ होगा। और इस लिहाज से हिंदुस्तानी हमसे भी कई कदम आगे हैं। मुझे सोचता देखकर वो तंजिया लहजे में बोली, तुम्हें क्या लगा मैं एक मुस्लिम को नहीं पहचान पाऊंगी? मैं अचंभे से बोला, मेरे पाकिस्तानी या इंडियन होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो जहरखंद हुई, भारत माता का सपूत इतना घटिया, बुज़दिल और बेगैरत नहीं हो सकता कि मजलूम लड़की को हब्से बेजा में रख कर जुल्म ढाए। आगे झुककर उसने खाली प्याली मेज पर रख दी। मैं तुर्की बतुर्की बोला, भारत माता के सपूत क्या कुछ कर सकते हैं? इसके लिए कभी कश्मीर जाकर वहाँ की औरतों के दुखड़े सुन लो, उम्मीद है इफाका होगा। उसने तंजिया हुनकारा भरा। तुम कहोगे और मैं मान लूंगी। शायद मेरा दिन ही बुरा था कि लॉरा के बाद परमा की भी हर्जा सराई सुननी पड़ी। गो लॉरा की बकवास मेरे नजदीक किसी अहमियत की हामिल नहीं थी, लेकिन परमा की बदगुमानी और नफरत खासी दुश्वारी लाने वाली थी। मैंने उसका दिल अंसारी साहब की तरफ से साफ करना था, जहाँ मैं ही बेएतबार और काबिल नफरत हो गया था। और चाय डालूं? मुझे इसके अलावा कुछ न सूझा। मेरी आंखों में देखते हुए वो दलेरी से बोली, और अब तुमसे डर नहीं लगता? जो कर सकते हो कर लो। मैंने कहा, शायद समझती हो कि पाकिस्तानी फौजी किसी लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता। वो नफरत से बोली, नहीं, बल्कि घटिया दुश्मन से रहम की भीख मांगना मुझे नहीं सिखाया गया। बिलाशुबा शुक्ला के ज़ेरे साया परवरिश पाने वाले के दिल में पाक फौज के खिलाफ ऐसी नफरत का होना हैरान कुन नहीं था। इस दौरान मैं 3 पराठे हड़प कर गया। बकिया पराठे और चाय का थर्मस उठाकर मैं बाहर निकला। लॉरा ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटी हुई थी। नाश्ते के बर्तन मेज पर रख कर मैं खामोशी से मुड़ गया। ख्वाबगाह की अकबी खिड़की जदीद तर्ज की बनी हुई थी, जिसमें मुकम्मल शीशे का इस्तेमाल हुआ था और वहां से भागना आसान था, इसलिए परमा को खुला छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने हथकड़ी उठाकर उसके हाथ पुश्त की तरफ जकड़े, क्योंकि सामने से हथकड़ी लगाता तो वो फिर भी शीशा खोल लेती। वो नफरत से बोली, तुम जैसे डरपोक फकत कमजोर लड़की को ही दलेरी दिखा सकते हैं। गो मेरी बहादुरी और दलेरी वो उस वक्त देख चुकी थी जब मैंने उसकी इज्जत बचाई थी, लेकिन उसे ये बावर करवा के मुझे क्या मिलता? किसी की नफरत को बहस तकरार से कम नहीं किया जा सकता। मैं कदरे बरहमी से बोला, मेरी दलेरी और बहादुरी को छोड़ो, अलबत्ता अपनी जबान को काबू में रखो ताकि किसी बुरी सूरत हाल का सामना न करना पड़ जाए। वो हकारत से बोली, राम कसम मुझे तुमसे नफरत है, क्योंकि तुम हो ही इस काबिल, अहमक, बेहुदा, वाहियात, घटिया, जलील और सख्त किस्म के बुरे शख्स हो। मैं बेपरवाही से बोला, सोचा था कुछ नया बताओगी। वो बोली, नया ये है कि जो ही ग्रैंडपा हमें ढूंढ लेंगे तुम्हारे सर में गोली मैं खुद ही उतारूंगी। मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा, सोच लो, अभी मेरे कब्जे में हो। वो बिफर गई, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? यकीनन मैं उसके दिल में अपनी इज्जत पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी जबान को तमीज से गुफ्तगू करना जरूर सिखा सकता था। मैंने इस्तेज़ाई लहजे में पूछा, क्या वाकई ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं? उसकी बदतमीजी के बावजूद मैं एहतराम से ही मुखातिब रहा। वो बोली, शक है क्या? उसने बज़ाहिर एतमाद से कहा, मगर लहजे का खोखलापन वाज़े था। मैंने कहा, ठीक है, अगर आपकी नजर में इतना गंदा, घटिया और ओबाश हूँ तो अच्छा बनने की अदाकारी की क्या जरूरत है? मैंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद करके कुफल किया, अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और कमीज के बटन खोलने लगा। वो गड़बड़ाते हुए हकलाई, दरवाजा क्यों कुफल किया? क्या करना चाहते हैं आप? तुम्हारा कहना उसे फौरन भूल गया था। मैंने कहा, बच्ची नहीं हो, आपको अंदाजा होना चाहिए मैं क्या करने वाला हूँ। इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए मैंने कमीज भी उतार दी। अब बालाई बदन पर सिर्फ बनियान रह गई थी। बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वादा किया था कि मेरी इज्जत और जान महफूज रहेगी। आप तो मुसलमान है ना, और मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करते। मुझे जारहाना मूड में देखते ही उसकी तेज तर्रारी हवा हो गई थी। चंद मिनट पहले अकड़ खानी दिखाने वाली मिन्नतों तरलों पर आ गई थी। अब एकदम मुसलमानों की वादा ईफाई भी उसे याद आ गई। बिलाशुबा किसी भी शरीफ लड़की के लिए सबसे
बड़ी धमकी यही हो सकती थी। शायद मारपीट और तशद्दुद वो बर्दाश्त कर लेती, मगर इज्जत गंवाना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा, मेरे वादे की अहमियत तब होती जब आपके नजदीक मेरी कोई अहमियत होती। सुकून से कहते हुए मैं बेड की तरफ बढ़ा। वो जल्दी से दूसरी जानिब उतर कर गुलूगीर लहजे में बोली, प्लीज माफ कर दें, मैं तो बस अपनी हद जांच रही थी कि आप कहां तक मेरी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं। माजरत खा हूँ, गलती हो गई, आइंदा आपको मौका नहीं दूंगी। शोख आंखों में नमी भर गई थी। अगर हाथ पुश्त पर न बंधे होते तो उसने जोड़ लेने थे। अंसारी साहब के नाते बिलाशुबा वो मेरे लिए बहुत अहम थी। वैसे भी देखा जाए तो वो मजलूम और मैं जालिम के रूप में था। एक मासूम और बेबस हव्वाजादी को धमकाने और रोब में रखने का मैं कभी कायल नहीं रहा, मगर उसकी जबान की गिराह कुछ ज्यादा ही ढीली पड़ गई थी और इस वजह से छोटा सा नाटक करना पड़ गया था। वरना हकीकत तो यही थी कि मैं उसे खराश लगने भी न देता और बज़ाहिर मैं जालिम सही, मगर असल में उसका सच्चा खैरखा था। उसे मालूम ही न था कि कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला थी। गहरा सांस लेकर मैंने मसनूई बरहमी पर काबू पाने का इंदिया दिया था। उसकी नम आंखों और लरसते होंठों को देखते हुए मेरा दिल हमदर्दी से भर गया था। लहजे में नरमी पैदा करते हुए मैंने कहा, बेशक इज्जत दिल में होती है और मैं चाहता भी नहीं हूँ आपके नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम ठहरूं, लेकिन ज़ाहिरी गुफ्तगू में संभल कर बोलना मुफीद रहता है। अच्छी तरह जानती हो, इस कैद में आपका थोड़ा बहुत खैर खा सिर्फ मैं ही हूँ। कैप्टन लॉरा ब्राउन मेरी बेहतरीन दोस्त है, मगर आपकी वजह से खफा है। वो अपनी तौहीन का बदला वैसे ही लेना चाहती है जैसे उस पर बीती है। हदफ आप हैं और उसके रास्ते की दीवार फकत मैं हूँ। वो हकलाए, आप बहुत अच्छे हैं। मैं साफ गोई से बोला, आपकी इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी नहीं भागूंगी के वादे में थी। वो सर झुकाते हुए मिनमिनाई, आपको दोबारा मौका नहीं दूंगी। मैंने कहा, यही मुनासिब होगा। मैंने कमीज और कोट पहन लिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान नमूदार हुआ और वो दोबारा बैठ गई। वो कमरा उसके लिए मुनासिब नहीं था। मैं किसी ऐसे कमरे की तलाश में बाहर निकला जिसमें खिड़की मौजूद न होती। यूं उसे हथकड़ी लगाने की जरूरत न पड़ती, क्योंकि मैंने महसूस किया था कि उसे हथकड़ी से सख्त उलझन थी। बल्कि हथकड़ी तो ऐसी आफत का नाम है कि आदि मुजरिम भी उससे तंग पड़ जाते हैं। वो बेचारी तो नर्मो नाजुक लड़की थी। ऐसी कलाइयां गजरों के लिए बनी होती हैं, ना कि हथकड़ी के लिए। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लॉरा ब्राउन नाश्ते को जुड़ गई थी। मुझ पर सरसरी नजर डालकर वो बेनियाजी से चाय की प्याली की तरफ मुतवज्जे हो गई। मैं भी उसे नजरअंदाज करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल पर आमने सामने दो ख्वाबगाहें थीं। उनके दरमियान हॉल नुमा जगह बन रही थी जिसे ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी। अंग्रेजी हर्फ यू की शक्ल में 3 सोफा सेट पड़े थे। उनके सामने शीशे की खूबसूरत मेजें सजी हुई थीं। सोफों के पहलुओं में नाजुक तपाइयां रखी गई थीं। सामने की दीवार पर बड़ी सी LED लगी थी। फर्श पर सलेटी रंग का उम्दा कालीन बिछा था। अकबी दीवार में शीशे की बड़ी खिड़की थी। खिड़की पर दबीज पर्दे लटके थे और दाएं बाएं गमला स्टैंड रखे हुए थे। गमलों में गहरे सब्ज रंग के हाथ भर ऊंचे पौधे लगे हुए थे, जिनका नाम बहरहाल मैं नहीं जानता था। वहां छत पर जाने को सीढ़ियां मौजूद थीं। सीढ़ियों पर रहते हुए मैंने छत का जायजा लिया और वापस दूसरी मंजिल पर आ गया। ख्वाबगाहों में कोई खिड़की मौजूद न थी। दोनों में एक सिंगल बेड, 2 फोम वाली कुर्सियां रखी थीं। कमरे के फर्श पर कालीन भी बिछे थे। गुस्ल खाना भी मुंसलिक था। बिलाशुबा परमा को कैद रखने को दोनों कमरे बेहतरीन थे। मैं नीचे पहुंचा। लॉरा ने बेड संभाल लिया था। परमा खफीफ सी सोफे पर बैठी हुई थी। यकीनन लॉरा ने उसे डांट पिलाई थी। मैंने परमा को उठने का इशारा किया, चलो मेरे साथ। नजरें चुराते हुए वो हकलाई, कहाँ? मैं नरमी से बोला, अपनी ख्वाबगाह में। वो सर झुकाए मेरे साथ चल पड़ी। ख्वाबगाह में ले जाकर उसकी हथकड़ी खोल दी। मैंने कहा, यहाँ आराम करो, मैं बाहर लेटा हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो दरवाजा खटखटा देना। वो धीरे से बोली, नए कपड़े और गर्म पानी चाहिए होगा, न जाने कितने दिन हो गए हैं नहाए हुए, अब तो बदन से बू आने लगी है। मैंने कहा, गुस्ल खाने में गीजर लगा है, ऑन कर लो, थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा, कपड़े में लाता हूँ। दरवाजा बाहर से बंद करके मैं नीचे आ गया। लॉरा इत्मीनान से सोई हुई थी। गुस्ल खाने के सामने ड्रेसिंग रूम बना हुआ था, जिसकी मुकम्मल दीवार 3 अलमारियों पर मुश्तमिल थी। अलमारियों के नीचे जूतों के रैक थे। 2 अलमारियां जनाना लिबास और एक मर्दाना कपड़ों से भरी हुई थी। जनाना लिबासों में साड़ियां, 3 पीस सूट, जनाना जीन्स, पाजामे, शलवार सूट और न जाने क्या क्या इकसाम मौजूद थी। परमा पहली मर्तबा स्कर्ट में नजर आई थी और दूसरी मर्तबा उसे अगवा करते देख पाया जब वो जीन्स में थी। अंदाजा यही था कि उसे मगरबी लिबास पसंद था, मगर मैंने उसके लिए शलवार कमीज पसंद की थी, क्योंकि ये एक ऐसा लिबास है जिसमें नाप की काफी गुंजाइश निकल आती है।
जबकि मगरबी लिबास में ऐसी गुंजाइश नहीं मिलती। उसमें दुरुस्त पैमाइश जरा जरूरी ख्याल की जाती है। बैंगनी रंग के कपड़े देखते ही उसने नाक भूं चढ़ाई। इतना बेहुदा रंग मैंने कभी नहीं पहना। मैंने कहा, तोहफा नहीं दे रहा, जरूरत पूरी कर रहा हूँ, और आप भी कैदी हैं, दावत में नहीं जा रही। लिबास बेड पर फेंक कर मैं बाहर निकलने को मुड़ा। वो सूरत से बोली, 2-3 जोड़े कपड़े ले देने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे, और फिक्र न करें, जितना मुझ पर खर्च करोगे ग्रैंडपा से मिलते ही सारा सूद समेत लौटा दूंगी। बाकी ये कपड़े किसी के इस्तेमाल शुदा लगते हैं, मैं किसी और के कपड़े नहीं पहन सकती। उसने कपड़े कुर्सी पर फेंक दिए। मैं नरमी से बोला, फिर इंतजार करो। उसने बेतकल्लुफी से फरमाइश की, तौलिया भी मंगवा लेना और कुछ खाने लायक भी। मैं जवाब दिए बगैर बाहर निकल आया। दरवाजा बाहर से बंद करके मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का जायजा लेने लगा। वहां से दाखिली दरवाजा और सामने की गली पर नजर रखी जा सकती थी। जब तक डॉक्टर सुजाता की तरफ से इत्मीनान न हो जाता मुझे चैन नहीं आ सकता था। थकन के बावजूद मैं लौरा के उठने से पहले सो नहीं सकता था। थोड़ी देर खिड़की के सामने गुजार कर मैं छत पर चढ़ गया, मगर खुलेआम फिरना मुनासिब नहीं था, इसलिए सीढ़ियों के साथ पानी की टंकी की आड़ लेकर दाएं बाएं का जायजा लिया। फरार होने के मुनासिब रास्ते का तायुन किया और दूसरी मंजिल पर उतर आया। वो ड्राइंग रूम परमा की निगरानी के लिए बेहतरीन था। मैं टीवी लगाकर खबरें देखने लगा। गुज़श्ता रात के हंगामे के बारे में कोई वाज़ेह खबर नहीं चल रही थी, बस पुलिस का शहरियों को तंग करने का जिक्र हो रहा था। यकीनन हमें ढूंढने के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी, गाड़ियों की तलाशी ले रही थी, पैदल चलने वालों से बाज़पुर्स कर रही थी। और पुलिस की ऐसी कार्रवाइयां बिलाशुबा आवाम के लिए मुफीद होती हैं, क्योंकि इसी तरह ही दहशतगर्दी और दूसरे गैर कानूनी धंधों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन पुलिस की ये चौकसी और ईमानदारी न पाकिस्तान के अवाम को रास आती है, न ही हमारे पड़ोसी इस सरगर्मी को पसंद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।